वेलकम एवरीवन, एकेडमिक क्लास्टिक चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। कल हम लोगों ने बिहार बोर्ड का साइंस क्लास 8 चैप्टर 3 फसल उत्पादन और प्रबंधन इसके बारे में हम लोग ने थोड़ा सा पढ़ा था और आज हम लोग उसको आगे बढ़ाते हैं। उसी टॉपिक को हम लोगों ने कल सिंचाई के बारे में पढ़ा था कि सिंचाई जो है पौधे के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिंचाई के माध्यम से ही हम लोग पौधों में पानी पहुंचाते हैं जिससे कि पेड़ जीवित रहते हैं। और इसके बहुत सारे स्रोत भी हैं सिंचाई के, जैसे कुआँ, नदी, तालाब, नहर, ये सब सिंचाई के प्रमुख स्रोत है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे सिंचाई की विधियाँ। तो सिंचाई की जो विधियाँ होती है इसमें आज हम लोग पारंपरिक तरीका पढ़ते हैं। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि कुओं, तालाबों, नहरों आदि में उपलब्ध जल को निकालकर खेतों तक पहुंचाया जाता है? कैसे? ये तरीका क्या है? मोट है, गिरनी, चेन पंप, ढकली, राहट आदि। देखिए, ये कुआं से खींचा जा रहा है पानी और ये हमारे पास आ रहा है, इस प्रकार इसे खेतों तक पहुंचाया जाता है। अब है आधुनिक तरीके। ठीक है, आधुनिक तरीके में हम लोग पढ़ेंगे छिड़काव तंत्र। ठीक है, तो छिड़काव तंत्र में होता है, इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहाँ पर जल जो है कम मात्रा में उपलब्ध है। वहाँ पर ऊर्ध्व पाइपों या नलों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगा दिए जाते हैं और ये पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वो घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है कि जैसे वर्षा हो रही हो, और इसका छिड़काव जो है ऐसे होता है जैसे कि पेड़ों पर वर्षा हो रही है, पौधों पर। छिड़काव बलुई मिट्टी के लिए अत्यंत उपयोगी। ये विधि जो है बलुई मिट्टी, जहाँ बलुई मिट्टी रहती है उसके लिए बहुत ही उपयोगी है। ये देखिए, नल के ऊपर नोजल लगा दिया गया और इस तरह से वो पानी जो है खेत में आ रहा है, पौधों पर। दूसरा है ड्रिप तंत्र। इस विधि में क्या होता है, इस विधि में जल बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में गिरता है, अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधों को पानी देने का यह सबसे अच्छा तरीका है। इसमें पौधों को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि में जल बिल्कुल बर्बाद नहीं होता, अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए यह वरदान है। तो ये था ड्रिप तंत्र। ये मेनली ये फल के पेड़ के लिए उपयोग होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं निराई। निराई क्या होता है? खेतों में फसली पौधों के साथ साथ कुछ अवांछनीय पौधे भी उग जाते हैं जो कि मुख्य फसल के साथ भोजन, स्थान और जल का बंटवारा करके फसल को प्रभावित करते हैं। इन अवांछनीय पौधों को खरपतवार कहते हैं। साथ ही खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। जब हम लोग पेड़ लगाते हैं, पौधा लगाते हैं, तो उसमें क्या होता है, पौधा के साथ साथ कुछ घास फूस यानी कि अवांछनीय, जो कि ज़रूरत नहीं है, वो सब पेड़ उग जाते हैं। जो कि हम लोग पेड़ में पानी देते हैं तो वो पानी उसमें भी जाता है, जिस पर पानी जो होता है वो बंटवारा हो जाता है। तो ये जो अवांछनीय पेड़ पौधे उगते हैं उसे हम लोग खरपतवार कहते हैं। और इस खरपतवार को जो हम लोग हटाते हैं, इसी विधि को निराई कहते हैं। किसान अनेक तरीकों से खरपतवार हटाता है। वो फसल उगाने से पहले खेत जोतकर खरपतवार सुखा देता है। सूखे खरपतवार मिट्टी में मिल जाते हैं। इसके साथ साथ खरपतवार खुरपी या हाथ से भी हटाया जाता है। रसायनों का प्रयोग करके भी खरपतवार पर नियंत्रण किया जाता है। रसायनों का प्रयोग सावधानीपूर्वक करना चाहिए। छिड़काव करते समय मुंह और नाक कपड़े से ढक लेना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि खरपतवारनाशी रसायनों का प्रभाव इसको छिड़कने वाले व्यक्ति पर भी पड़ता है? ठीक है, तो खरपतवार को हम लोग रसायन के थ्रू भी हटाते हैं। और जब भी हम लोग इसका छिड़काव करते हैं पेड़ पर, हमें अपने मुंह और नाक को अच्छे से कपड़े से ढक लेना चाहिए। अब होता है फसल की कटाई। तो फसल की कटाई देखते हैं। फसल के पकने के बाद उसे काटने की विधि को कटाई कहते हैं। ठीक है, छोटे स्तर पर हंसिया से कटाई की जाती है, जबकि बड़े स्तर पर मूबर, रीपर एवं हार्वेस्ट से की जाती है। खरीफ की फसल जैसे धान, मक्का, बाजरा, ज्वार आदि की कटाई सितंबर अक्टूबर माह में की जाती है, जबकि रबी की फसल जैसे गेहूं, चना, सरसों आदि की कटाई मार्च अप्रैल माह में की जाती है। हार्वेस्टर द्वारा कटाई होने पर खेत में पौधों के निचले भाग शेष रह जाते हैं। हमें इनको जलाना नहीं चाहिए क्योंकि इससे प्रदूषण फैलता है, इसलिए इन्हें खेत में विघटित होने के लिए छोड़ देना चाहिए। कटाई के बाद फसल को थ्रेसिंग विधि द्वारा दाना एवं भूसा अलग कर दिया जाता है। तो फसल की कटाई जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसको क्या करते हैं, फसल जो पक जाता है उसके बाद जो हम लोग उसको काटते हैं तो इसी को कटाई कहते हैं। छोटे स्तर पर, जहाँ छोटा खेत होता है वहाँ पर लोग हंसिया से काट लिए जाते हैं, और बड़े स्तर पर जहाँ बड़ा बड़ा खेत होता है वहाँ हार्वेस्टर की सहायता से काटा जाता है। ठीक है, तो धान, मक्का, ज्वार ये सितंबर से अक्टूबर माह में काटा जाता है। अब हम लोग देखो, यहाँ दिया हुआ है कटाई का पर्व। कटाई से संबंधित बहुत सारे पर्व हैं जिसे हम लोग कटाई पर्व कहते हैं। यह हर स्टेट में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। जैसे कहीं पर पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, बिहू, ये सब
कटाई का ही पर्व है, इस तरह से हम लोग इसको मनाते हैं। अब आता है भंडारण, यानी कि हम लोग लास्ट में स्टोर जो करते हैं फसल को। फसल की कटाई के बाद प्राप्त अनाज का भंडारण अत्यंत जरूरी है, परंतु यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि भंडारण करते समय अनाज में नमी न हो, यानी कि उसमें पानी की मात्रा न हो, अन्यथा उसे खराब होने या जीवों द्वारा आक्रमण से उनकी अंकुरण क्षमता नष्ट होने की आशंका होती है। इसलिए भंडारण से पूर्व अनाज को धूप में अच्छी तरह सुखाना जरूरी है, ताकि इनकी नमी समाप्त हो जाती है। जब हम लोग भंडारण करते हैं तो फसल को अच्छे से सुखा लेना चाहिए, ताकि उसमें नमी न रह जाए। यदि नमी युक्त हम लोग फसल को भंडार कर देंगे, उसको स्टोर कर देंगे, तो वो जल्दी खराब हो जाएगा। ठीक है। हमारे देश में अनाज का भंडारण जूट के बोरों, धातु के बड़े पात्र अथवा कोठियों में करते हैं। अनाज को चूहों एवं सूक्ष्मजीवों से सुरक्षा के लिए उन्नत भंडार गृहों तथा साइलो, लोहे या टीन का ड्रम या कोठी का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर नमी एवं तापमान को नियंत्रित किया जाता है। केंद्र और राज्य सरकार खाद्यान्न का भंडारण भारतीय खाद्य सुरक्षा संस्थान FCI के माल गोदामों में करते हैं। जब हम लोग धान भंडारण करते हैं फसल का, तो उसे हम लोग जूट का बोरा, धातु के बड़े पात्र, कोठी जो होता है गाँव में मिट्टियों का बना होता है, उसमें भी हम लोग फसल को अनाज को भंडार करके रखते हैं, मतलब उसको स्टोर करके रखते हैं। ठीक है। और सरकार जो है इसे FCI के माल गोदाम, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके माल गोदामों में इसका भंडारण करती है। तो FCI के बारे में आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं, जान सकते हैं कि ये क्या होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे, और इसमें कुछ नए शब्द भी आए हैं, जैसे खाद, मैन्योर, उर्वरक, फर्टिलाइज़र, जुताई, प्लग, सिंचाई, इरिगेशन, खरीफ, रबी, बुआई का शोइंग, ये सब कुछ कीवर्ड्स है जिसको आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे है कि आपने इस चैप्टर से क्या सीखा। खेतों में उगाए जाने वाले उपयोगी फसल पौधे जो है वो फसल कहलाते हैं। रोटी, कपड़ा और मकान, ये जो है हमारा मूलभूत आवश्यकता है। वर्षा ऋतु में उपजाई जाने वाली फसल खरीफ, शीत ऋतु में उपजाई जाने वाली फसल रबी, और ग्रीष्म ऋतु में जो फसल उगता है उसे हम लोग जायद कहते हैं। ठीक है। खेत की तैयारी के लिए जुताई, समतलीकरण आदि क्रियाएं करनी पड़ती हैं। बीज की बुआई उचित दूरी एवं उचित गहराई पर करना चाहिए, यानी कि जब हम लोग बीज की बुआई करते हैं तो उसमें दोनों बीज के बीच एक डिस्टेंस होना चाहिए, और उसको एक निश्चित गहराई पर रोपना चाहिए, ताकि पौधा अच्छे से निकले। फसल में खाद एवं उर्वरक को उचित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। अच्छी फसल उत्पादन के लिए सही अंतराल पर सिंचाई जरूरी है। सिंचाई के आधुनिक तरीके छिड़काव तंत्र एवं ड्रिप तंत्र हैं, जबकि पारंपरिक तंत्र वही था, कुआं वगैरह से पानी लाना। निराई द्वारा खरपतवार का नियंत्रण किया जाता है, जो कि खरपतवार वो होता है जो कि पौधों के साथ कुछ अवांछनीय पौधे निकल आते हैं। अनाजों को भंडारण से पहले अच्छी तरह धूप में सुखा लेना चाहिए, ताकि उनमें नमी न हो और अनाज हमारा खराब न हो। तो ये आपका क्लास 8 का चैप्टर 3 था साइंस का, जिसे आप लोगों ने पढ़ा। अब इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू।